गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपके कंप्यूटर से रिलेटेड हैं। तो देखिए, द फर्स्ट क्वेश्चन है द यूज़ ऑफ कंप्यूटर वर्क स्टेशन टू सेंड एंड रिसीव मैसेजेस। टू कौन से वर्क स्टेशन, कंप्यूटर वर्क स्टेशन का यूज़ किया जाता है सेंड एंड रिसीव मैसेजेस के लिए? तो आपने देखा था इलेक्ट्रॉनिक मैसेज हम सेंड करते हैं किसके थ्रू? हमारी मेल आईडी के थ्रू। तो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, नो। इलेक्ट्रॉनिक मैसेज स्विचिंग, नो। इलेक्ट्रॉनिक मेल, यस। इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग, नो। तो इसका आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मेल। हम इलेक्ट्रॉनिक मेल जैसे आपने देखा था जीमेल का यूज़ करते थे, है ना। तो हम लिखते थे पहले www.gmail.com, फिर आपकी जीमेल में फिर आप अपना यूज़र नेम पासवर्ड डालते थे, फिर वहाँ पे आप कंपोज करके अपना मैसेज टाइप करके सेंड कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल इज़ यूज टू सेंड एंड रिसीव द मैसेजेस। इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस जो आप ईजिली सेंड और रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोटेक्टिंग द डेटा फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेस। अनऑथराइज एक्सेस से प्रोटेक्ट करना डेटा को क्या कहलाता है? डेटा सिक्योरिटी, ठीक है। क्या कहलाता है? डेटा सिक्योरिटी। देखो क्या होता है कि डेटा को हमने सिक्योर करना है। अनऑथराइज एक्सेस मीन्स ऐसे लोगों से जिनके वो रेलेवेंट नहीं है डेटा, यानी कि हमने जिस यूज़र को सेंड करना है सिर्फ वही उसे देख पाए, इसके लिए हम पासवर्ड सेट करते हैं। तो दैट कम्स अंडर डेटा सिक्योरिटी। क्या वो डेटा इनएक्सेसिबिलिटी होगा? क्या वो डेटा इनक्रिप्शन होगा? क्या वो डेटा सिक्योरिटी होगा? यस, वो होगा डेटा सिक्योरिटी। तो इसका सी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ ट्रू अबाउट सुपर कंप्यूटर। देखिए, आपने डिफरेंट क्राइटेरिया के बेसिस पे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर किया था ना, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, जनरल पर्पस एंड स्पेसिफिक पर्पस, ठीक है। ऑन द पर्पस ऑफ डेटा रिप्रेजेंटेशन जो हमने डिजिटल, एनालॉग एंड हाइब्रिड किया था। फिर हमने ऑन द बेसिस ऑफ जो मेमोरी है, साइज़, मेमोरी, स्पीड, है ना, उसके बेसिस पे हमने देखा था 4 टाइप्स। कौन कौन सी? मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर, है ना। ये 4 टाइप्स की थी हमने। तो इसमें आपको किसके बारे में पूछा है? सुपर कंप्यूटर के बारे में। तो आपने देखा था कि ये साइज़ बढ़ता जाता था। सबसे ज़्यादा बड़ा साइज़ सुपर कंप्यूटर का होता था, सबसे ज़्यादा कॉस्टली होते थे, सबसे ज़्यादा बड़ा साइज़ इसका होता था, और ये बहुत रेयर कहीं कहीं यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो ये इसके आपने कुछ इसकी मेन कैटेगरी आपने देखी थी, जो इसके करेक्टरिस्टिक्स थे, जो इसके एडवांटेजेस थे, है ना, वो सारे हमने पढ़े थे। तो अब उसके अकॉर्डिंग देखते हैं हम। दे कैन फिट ऑन सिंगल चिप। क्या वो सिंगल चिप पे आ सकते हैं? नो। दे आर फाउंड एट 1000 ऑफ द प्लेसेस। नो, बहुत रेयर होते हैं। कॉस्ट ओनली फ्यू थाउजेंड रुपी। नो। दे कैन प्रोसेस बिलियन ऑफ द ऑपरेशन इन अ सेकेंड। यस, बहुत ईजिली ये बहुत ज़्यादा बड़े बड़े ऑपरेशन को ईजिली कर सकते हैं। तो इसका आंसर आ गया डी, क्योंकि ये वाले जो ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं है, क्योंकि ये बहुत रेयर ही यूज़ किए जाते हैं और इसका कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा हाई होता है, स्पीड इनकी बहुत ज़्यादा हाई होती है, इसलिए ये बिलियन ऑफ द ऑपरेशंस को इन अ सेकेंड परफॉर्म कर सकते हैं। तो डी इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर सिस्टम देयर आर मैनी कंप्यूटर एंड टर्मिनल। क्या उसमें बहुत सारे कंप्यूटर टर्मिनल होंगे? द टास्क इज एग्जीक्यूटेड बाय नंबर ऑफ प्रोसेसर। क्या उसमें बहुत सारे प्रोसेसर यानी कि बहुत सारे सीपीयू होंगे? द टास्क इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सिस्टम। क्या टास्क डिफरेंट यानी थ्रू आउट द सिस्टम थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट किया होगा, या ऑल ऑफ द अबव? तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में हमने पढ़ा था कि जो आपका टास्क है वो एक ही उसमें ना होके वो डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है सिस्टम में, डिफरेंट जगह पे। तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या होगा? सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है द कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफन यूज्ड बाय चिल्ड्रन। जो बच्चे यूज़ करते हैं उस लैंग्वेज को क्या लोगो बोलते हैं, पायलट बोलते हैं, बेसिक बोलते हैं, या पास्कल, ठीक है। तो जो मतलब छोटे छोटे बच्चों के लिए जो है आती है तो वो आपकी होगी लोगो, ठीक है। ये वैसे आपके सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट है द लिंकिंग ऑफ कंप्यूटर विद द कम्युनिकेशन सिस्टम इज कॉल्ड। कंप्यूटर को कम्युनिकेशन सिस्टम के साथ लिंक करना, ठीक है। जैसे आपका कंप्यूटर है, कम्युनिकेट करना चाहते हो दूसरे कंप्यूटर के साथ, उसको लिंक करना क्या नेटवर्किंग कहलाता है, पेयरिंग कहलाता है, इंटरफेसिंग कहलाता है, या असेंबलिंग कहलाता है? सोचो, क्या उसे हम नेटवर्किंग बोलेंगे, पेयरिंग बोलेंगे, इंटरफेसिंग बोलेंगे, या असेंबलिंग बोलेंगे? आप सोचो इसे कि क्या हो सकता है।
ठीक है। आपको देखो मैंने करवाया था, हमने पढ़ा था नेटवर्किंग क्या होता है, नेटवर्किंग कंप्यूटर नेटवर्किंग हमने किया था। उसमें हम क्या करते थे कि जब बहुत सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होते हैं, लिंक्ड होते हैं, ठीक है, टू शेयर समथिंग, ठीक है, डेटा कम्युनिकेशन के लिए, तो उसे हम डेटा कंप्यूटर नेटवर्क बोलते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा ए, दैट इज नेटवर्किंग। ठीक है। नेक्स्ट है द सॉफ्टवेयर जनरली यूज्ड फॉर व्हाट इफ एनालिसिस इज रिलेटेड टू वर्ड प्रोसेसिंग, ग्राफिक्स, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या नन ऑफ द अबव। ठीक है। तो ये वैसे आपके सिलेबस में नहीं है। व्हाट इफ एनालिसिस ना तो वर्ड प्रोसेसर में आता है, ना ग्राफिक्स में, ना डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। ठीक है। तो इसीलिए स्किप दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा एंट्री मीन्स दैट डेटा कैन बी, देखो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा एंट्री मीन्स हमने सेंट्रलाइज नहीं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम यूज कर रहे हैं, तो एंटर्ड एट डिफरेंट लोकेशन वेयर इट ऑरिजिनेट, सेंड टू डिफरेंट लोकेशन फ्रॉम a central place, access from different places known as distributed point and distributed through a network। तो क्या आ जाएगा इसका, entered at different location where it originate। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा एंट्री है ना, तो एंट्री में हम एंट्री देखेंगे उसकी, तो एंटर्ड एट डिफरेंट लोकेशन वेयर इट ऑरिजिनेट, तो इसका आंसर आ जाएगा ए। सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन रेफर टू, सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन क्या होगा, एनीथिंग रिटन अबाउट हाउ द सॉफ्टवेयर इज डिजाइंड और फंक्शन। सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन किससे रिलेटेड होगा, एनीथिंग रिटन अबाउट हाउ द सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, कैसे उसको डिज़ाइन किया गया और कैसे वो फंक्शन कर रहा है। द डॉक्यूमेंट विच द यूज़र हैज़ टू साइन बिफोर यूजिंग द सॉफ्टवेयर, लीगली सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए हमें साइन करना पड़ेगा, उस डॉक्यूमेंट को सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन होगा, वो होता है। या कंपैटिबिलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर विद IBM PC होगा, या फिर नन ऑफ द अबव, तो ए आएगा इसका आंसर। एनीथिंग रिटन अबाउट, कैसे हमने सॉफ्टवेयर को, कैसे उसको बनाया गया और कैसे वो फंक्शन करता है, उसके बारे में लिखा होता है सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन में। ठीक है। नेक्स्ट है, इफ़ अ होम कंप्यूटर यूज़र wants access to national database network, he or she at least require a microcomputer, a modem, a telephone line। ठीक है, उसके लिए क्या इसको माइक्रो कंप्यूटर, मॉडेम की, टेलीफोन लाइन की ज़रूरत है, या माइक्रो कंप्यूटर, टेलीप्रिंटर या टेलीफोन लाइन की ज़रूरत है, या माइक्रो कंप्यूटर कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर और टेलीफोन लाइन की ज़रूरत है, या माइक्रो कंप्यूटर, मॉडेम, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर एंड टेलीफोन लाइन की ज़रूरत है। तो ये सारे रिक्वायर्ड हैं उसके लिए। अगर एक यूज़र ने अपने सिस्टम पे नेशनल डेटाबेस नेटवर्क सिस्टम को क्या करना है, एक्सेस करना है, तो उसके लिए ये चारों डी ऑप्शन, माइक्रो कंप्यूटर की ज़रूरत है, मॉडेम की भी ज़रूरत पड़ेगी, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर की भी ज़रूरत पड़ेगी और टेलीफोन लाइन की। यानी कि अपने नेट से डेटा अटैच करना है, तो उसके लिए टेलीफोन लाइन, मॉडेम, जैसे हम अगर हम जैसे BSNL का टेलीफोन लाइन के थ्रू यूज़ करते हैं तो मॉडेम भी लगाते हैं, टेलीफोन लाइन की ज़रूरत है, कंप्यूटर चाहिए और कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर यानी कि जो जहाँ आप ब्राउज़र जो यूज़ करते हैं नेट को एक्सेस करने के लिए, वो सॉफ्टवेयर, इन सब की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द टोटल टाइम टेकन टू जनरेट बाय यूजिंग कंप्यूटर। ठीक है, तो कंप्यूटर को कौन सा फैक्टर है जो डज नॉट अफेक्ट द टोटल टाइम टेकन टू जनरेट बाय यूजिंग कंप्यूटर, यानी कि कोई प्रोसेसिंग अगर कंप्यूटर ने करनी है तो उसके लिए कौन सी जो चीज़ है वो अफेक्ट नहीं करती टाइम को। एंट्री ऑफ डेटा, complexity of calculation to be performed, type and format of the output required, power of processor, speed of printer, place where the computer is kept। तो देखो ऊपर वाली सारी चीज़ें मैटर करेंगी, जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतना ज़्यादा अच्छा है, जितना ज़्यादा पावर होगी प्रोसेसर की, यानी कि जितनी ईजिली CPU बहुत सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करेगा उतनी ज़्यादा उसकी स्पीड होगी, उतनी जल्दी काम होगा। फॉर्मेट, अगर आउटपुट रिक्वायर्ड है, आउटपुट में सिंपल फॉर्म में रिक्वायर्ड है या टेबुलर फॉर्म में चाहिए या उसका कन्वर्जन रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए टाइम लगेगा। कम्प्लेक्सिटी जो है, मतलब अगर आपने बहुत सारे कॉम्प्लेक्स डेटा को परफॉर्म करना है, सिंपल एडिशन करनी है या बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, तो कॉम्प्लेक्सिटी पे भी डिपेंड करेगा कि जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आपका डेटा होगा, जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आपकी कैलकुलेशन होगी, उतना ज़्यादा टाइम एक प्रोसेसर को लगेगा। तो ये सारे फैक्टर्स हैं वो डिपेंड करते हैं, ठीक है, उन पे डिपेंड करती है जो टाइम लगेगा। लेकिन प्लेस ऑफ कंप्यूटर नहीं है जो मतलब इफेक्ट करता कि आपने उसे किसी टेबल पे रख रखा है, बेड पे रख रखा है, ऊपर रखा है, नीचे रखा है, ठीक है। तो प्लेस ऑफ द कंप्यूटर इज केप्ट डजंट मैटर कि वो कहाँ रखा है, बाकी सारे जो फैक्टर्स हैं वो इफेक्ट करते हैं। तो कौन सा फैक्टर जो इफेक्ट नहीं करता, एफ।
इसका ऑप्शन आ जाएगा F। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ द कंप्यूटर इज रॉन्ग। इट ऑब्टेन डेटा फ्रॉम एन इनपुट डिवाइस। ठीक है, इनपुट डिवाइस से डेटा लेता है। इट प्रोसेस द डेटा एंड डिलीवर द फाइनल रिजल्ट टू द आउटपुट डिवाइस। यस, इनपुट डिवाइस से डेटा लेता है, उसे प्रोसेस करता है और रिजल्ट आउटपुट डिवाइस को देता है। इट टेक्स प्रोसेसिंग स्टेप्स फ्रॉम द लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन कॉल्ड प्रोग्राम। और ये कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करता है, वो अपनी प्रोसेसिंग स्टेप्स है वो कहाँ से लेता है, जो इंस्ट्रक्शन इसको प्रोग्राम में दी जाती हैं। बिल्कुल ठीक है। डी ऑप्शन है इट स्टोर द प्रोग्राम एंड डेटा इन मेमोरी। बिल्कुल ठीक है, ये अपने प्रोग्राम्स को जो डेटा है या प्रोग्राम है प्रोसेसिंग के टाइम पे जो भी इन बिटवीन जो आपके रिजल्ट्स आते हैं सबको वो मेमोरी में स्टोर करता है। नेक्स्ट ऑप्शन है इट जनरेट द प्रोग्राम ऑन इट्स ओन। नो, अपने आप कंप्यूटर कोई भी प्रोग्राम जनरेट नहीं करता, क्योंकि इसके पास अपना आईक्यू या अपनी इंटेलिजेंस नहीं होती है। जो प्रोग्राम्स जो जो स्टेप्स एक यूज़र उसे परफॉर्म करने को बोलता है वो सिर्फ वही परफॉर्म करता है। तो देखिए यह बिल्कुल ठीक है कि इट टेक्स द जो है इनपुट डिवाइसेस से डेटा लेता है, उसे प्रोसेस करता है और फिर आउटपुट डिवाइस को देता है। तो ये स्टेटमेंट ठीक, ये स्टेटमेंट ठीक। फिर इट टेक्स द स्टेप फ्रॉम द, फिर जो इंस्ट्रक्शन अगर हमने प्लस करने को कहा है वो प्लस करेगा, माइनस करने को कहा है माइनस करेगा, तो वो प्रोग्राम हम उसको बताते हैं उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म करता है। और जो डेटा है वो कहाँ, मेमोरी में स्टोर करता है। इट जनरेट प्रोग्राम ऑन इट्स ओन, ये वाला गलत है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, ई। ठीक है, ई ऑप्शन आ गया कि ये वाला काम कंप्यूटर नहीं कर सकता, बाकी चारों कर सकता है। ओके, नेक्स्ट है द हार्ट ऑफ कंप्यूटर। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्या होता है, सीपीयू। सीपीयू को बोलते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, और हार्ट ऑफ कंप्यूटर किसे बोलते हैं, सीपीयू को। ठीक है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज नोन एज हार्ट एंड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ये तो आपको आता ही था। कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ, कंप्यूटर में क्या क्या होता है भाई, कंप्यूटर में इनपुट डिवाइसेस होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, मेमोरी होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। तो ये तो सारे के सारे हैं, ए भी है, बी भी है, सी भी है, तो ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी एंड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये भी, तो ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज एज सेकेंडरी स्टोरेज। देखिए आपको मैंने मेमोरी के बारे में बताया था, एक प्राइमरी मेमोरी एक सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी होती है, एक सेकेंडरी मेमोरी होती है। सेकेंडरी मेमोरी के बारे में आपको बताया था कौन कौन सी मेमोरी होती हैं। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस जो हम यूज़ करते हैं वो कंप्यूटर में इनबिल्ट नहीं होते। जो एक्स्ट्रा डिवाइसेस जैसे हम यूज़ करते हैं, हार्ड डिस्क यूज़ करते हैं, या कोई हम सीडी डीवीडीज़ यूज़ करते हैं, पेन ड्राइव यूज़ करते हैं, ऑल कम्स अंडर सेकेंडरी स्टोरेज। तो अब हमने इनमें से बताना है कि कौन सा जो है वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है। सेमीकंडक्टर मेमोरी, मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक ड्रम एंड मैग्नेटिक टेप। आपको पता है बहुत अच्छे से जो सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है वो आपकी सेकेंडरी स्टोरेज नहीं होती, वो आपकी प्राइमरी होती है। तो इसका ए आ जाएगा। मैग्नेटिक डिस्क हम एज अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस यूज़ करते हैं, मैग्नेटिक ड्रम यूज़ करते हैं, मैग्नेटिक टेप्स यूज़ करते हैं, तो ए इज़ द आंसर। यानी कि हम जो है सेमीकंडक्टर मेमोरी को नहीं यूज़ करते एज अ सेकेंडरी स्टोरेज। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज़ कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग एट इलेक्ट्रॉनिक स्पीड। इलेक्ट्रॉनिक स्पीड पे कौन सी मेमोरी है कैपेबल ऑपरेट करने की, यानी कि इतनी फास्ट ऑपरेट करने की कौन सी मेमोरी कैपेबल है। सेमीकंडक्टर मेमोरी है, मैग्नेटिक डिस्क मेमोरी है, मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी है, मैग्नेटिक टेप। देखो जो सबसे ज़्यादा फास्ट होगी वो प्राइमरी होती है ना, तो सेमीकंडक्टर मेमोरी जो होगी ना आपकी ये सबसे फास्ट होगी। ये तो सेकेंडरी स्टोरेज को तो पहले फिर प्राइमरी में लेके आना पड़ता है, सेकेंडरी से डेटा पहले हमें प्राइमरी में लेके आना पड़ता है, तो सबसे फास्ट होगी ये। तो इसका आंसर आ जाएगा ए, सेमीकंडक्टर मेमोरी। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग वेरियस ऑपरेशन यूजिंग टाइमिंग सिग्नल्स। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल, कौन रिस्पॉन्सिबल है फॉर कोऑर्डिनेटिंग वेरियस ऑपरेशन यूजिंग टाइमिंग सिग्नल। टाइमिंग सिग्नल के अकॉर्डिंग सारे के सारे उनको क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है वेरियस ऑपरेशंस को। तो उसके लिए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यूज़ होता है, कंट्रोल यूनिट यूज़ होता है, मेमोरी यूनिट यूज़ होता है, या इनपुट आउटपुट यूनिट होता है। कंट्रोल यूनिट यूज़ होता है। आपने देखा था सीपीयू जो होता है, सीपीयू में कौन कौन से तीन होते हैं पार्ट, सीयू, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट एंड एएलयू। अर्थमेटिक एंड एएलयू जो होता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, वो आपका ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज़ होता है। मेमोरी यूनिट स्टोरेज के लिए, और जो कंट्रोल यूनिट होता है वो क्या करता है, कंट्रोल करता है सारों को।
सिग्नल्स के अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को कंट्रोल करना कि किस तरीके से को कोऑर्डिनेट करना है। तो वही चीज़ पूछा है कि वेरियस ऑपरेशंस को, जो ऑपरेशन है उनकी टाइमिंग सिग्नल के अकॉर्डिंग उनको मैनेज करना किसका काम है, कंट्रोल यूनिट का। तो इसका आंसर आ जाएगा बी, कंट्रोल यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट है द ALU ऑफ कंप्यूटर नॉर्मली कंटेन्स अ नंबर ऑफ हाई स्पीड स्टोरेज एलिमेंट्स कॉल्ड अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। जो होता है कंप्यूटर का, उसमें नंबर ऑफ हाई स्पीड स्टोरेज एलिमेंट होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? क्या उन्हें सेमीकंडक्टर मेमोरी कहते हैं, रजिस्टर कहते हैं, हार्ड डिस्क कहते हैं, या मैग्नेटिक डिस्क कहते हैं? ALU में ना रजिस्टर्स होते हैं, याद रखना। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में रजिस्टर्स होते हैं, उसके अंदर हम उसको सेमीकंडक्टर मेमोरी, देखो हार्ड डिस्क या मैग्नेटिक डिस्क तो कहेंगे ही नहीं, ये तो सेकेंडरी स्टोरेज आ गई है ना, ये प्राइमरी मेमोरी का पार्ट आ गया, ये अलग से मेमोरी यूनिट होता है आपका। जो रजिस्टर्स होते हैं ना, वो आपके जो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए ALU में, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जो यूज़ किए जाते हैं उनको हम बोलते हैं रजिस्टर्स। क्या बोलते हैं? रजिस्टर्स। ठीक है, तो बी इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है memories in which any location can be reached in a fixed amount of time after specifying its address is called। वो मेमोरी जिसको हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं उसका एड्रेस से, उस मेमोरी को क्या कहते हैं? सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। नहीं, सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी कौन सी होती है? अगर आपने 10th रिकॉर्ड पे जाना है तो पहले फर्स्ट पे जाओ, सेकंड पे जाओ, थर्ड पे, फोर्थ पे, फिफ्थ पे, इस तरीके से इन अ सीक्वेंस जो जाता है उसे हम सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी बोलते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस में हम रैंडमली, एक एड्रेस पता है तो हम रैंडमली उस एड्रेस पे जा सकते हैं, उसे हम बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो बी आ जाएगा इसका आंसर, रैंडम एक्सेस मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी तो आपको पता ही है, मास स्टोरेज सेकेंडरी मेमोरी, ये आपकी एक्सटर्नल मेमोरी होती है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका बी, दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। यानी कि रैंडमली यू कैन गो ऑन अ पर्टिकुलर लोकेशन जिसका कि एड्रेस आपको पता है, डायरेक्टली जंप कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट रिकॉर्ड पे हो, आपको 10th का एड्रेस मिल गया फर्स्ट के बाद, तो देर इज़ नो नीड टू गो थ्रू सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ। यू कैन डायरेक्टली जंप ऑन द 10th रिकॉर्ड जिसका आपको एड्रेस पता है। तो दैट इज़ रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि आप रैंडमली एक्सेस कर सकते हो उस मेमोरी को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट? सबसे फास्ट कौन सा है? कौन होगा? CPU, क्या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मैग्नेटिक टेप एंड डिस्क, वीडियो टर्मिनल, सेंसर एंड मैकेनिकल कंट्रोल। इन चारों में देखो आपका CPU जो प्रोसेसर है, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो आपका सबसे फास्ट होगा। ये देखो, ये क्या हो गई? ये तो आपके फिर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हो गई। सेंसर, मैकेनिकल कंट्रोलर, ये भी आपको प्रोसेसर के थ्रू ही ऑपरेट करना पड़ेगा, तो सबसे फास्ट है जो आपका CPU है। ओके, नेक्स्ट है आपका मॉडर्न कंप्यूटर। चलिए आज के लिए इतने काफ़ी हैं, 20 क्वेश्चंस। आपको नेक्स्ट क्लास में मैं आगे के क्वेश्चन करवाऊंगी। होपफुली आपको ये अच्छे से समझ आ गए होंगे।